मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। जिंजिंग इतनी बुरी हालत में हमारी बालकनी पर क्यों पड़ी है? मैंने अपनी उंगली उसकी नाक के पास रखी ताकि चेक कर सकूं कि सांस ठीक तो है। उसकी सांस भले ही वीक थी पर स्टेबल चल रही थी। मैं थोड़ा रुका, फिर फाइनली डिसाइड किया कि पहले इसे उठाकर रूम के अंदर ले जाता हूँ। जिंजिंग, ओए जिंजिंग! मैंने उसे हिलाकर उठाने का ट्राई किया। सू जिंजिंग की पलकें हल्की सी हिली पर उसे होश नहीं आया। मजबूरी में मुझे उसे गोद में उठाना पड़ा और एकदम आराम से ले जाकर उसके बेड पर लिटा दिया। सू जिंजिंग एक निंजा है। उसकी इस फाड़ू ट्रेनिंग के बाद भी कोई उसे इस हालत में तोड़ फोड़ दे, भाई दुश्मन पक्का कोई बहुत खतरनाक और मास्टर बंदा होगा। पर एक बात बताओ, सू जिंजिंग ठीक से दरवाजे से क्यों नहीं आई? मैंने बुरी तरह जख्मी शू जिंजिंग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हालांकि वो लॉन्ग आउथियन की चमची थी, पर ऐसी मरने वाली हालत में उसे थोड़ी न छोड़ सका था। शू जिंजिंग ने हॉस्पिटल के बेड पर हल्के से आंखें खोली। थोड़ा सा भी हिलने पर उसे भयंकर दर्द हो रहा था। वो सिर्फ अपनी आंखें घुमाकर ही आसपास का सीन चेक कर सकती थी। मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि वो होश में आ चुकी है। मैं बगल में एक स्टूल पर बैठकर पूरे फोकस से गेम पेलने में बिजी था। भाई कितनी बड़ी बेइज्जती है, सच में मौत से बदतर बेइज्जती। शू जिंजिंग दिमाग में रोते हुए सोच रही थी। लॉन्ग फैमिली ने इतने साल मुझे ट्रेन किया, मैंने दिन रात पसीना बहाकर इतनी भयंकर निंजा ट्रेनिंग की और आज मैं सिर्फ एक खिड़की के पल्लों से हार गई। अब मैं किस मुंह से यंग मास्टर के सामने जाऊंगी? खट खट खट। खिड़की के बाहर से अचानक किसी के नॉक करने की आवाज आई। मैंने हैरानी से अपना सिर उठाया। अगले ही सेकंड एक फाड़ू लड़की एकदम निंजा स्टाइल में खिड़की से अंदर कूदी। जिंगर, तू यहाँ है? जिंगर, जिंगर! मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आफत ने आकर मुझे सीधा जमीन पर धक्का मारकर गिरा दिया। आउच! मैंने देखा एक लंबे बालों वाली लड़की शू जिंजिंग के बेड के पास भागकर गई। वो बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। चिंचू दीदी, आप यहाँ कैसे? शू जिंजिंग ने किसी तरह उठकर उसे देखा। मुझे अचानक फील हुआ कि तेरा चक्रा एकदम डाउन हो गया है, तो मैं फटाफट तुझे ढूंढने निकल आई। शेन चिंक्यू ने उसकी चोटों को चेक करते हुए डर के कहा, कौन है? किसने तेरी ऐसी हालत की है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेन चिंक्यू अब गुस्से से पागल हो रही थी। चिंचू दीदी, वहाँ कौन है? मैं जमीन से बस उठने ही वाला था कि अचानक मेरी दोनों टांगों के बीच एकदम मौत वाली ठंडक फील हुई। एक शुरिकेन हवा को फाड़ता हुआ आया और सीधा मेरी दोनों टांगों के ठीक बीच जमीन के अंदर घुस गया। भाई मेरी तो आत्मा ही बॉडी छोड़ने वाली थी। शेन चिंक्यू पीछे मुड़ी, अपनी कताना निकाली और सीधा मेरी आंखों के ठीक आगे पॉइंट कर दी। बॉस, शांत शांत हो जाओ, मैं कोई विलन नहीं हूँ। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर मारा। फेंग सर, आप यहाँ? शेन चिंक्यू मुझे देखकर एकदम शॉक रह गई। ये मुझे जानती है? मैंने ध्यान से इस लड़की की शक्ल देखी। अच्छा, ये तो वही लड़की है जो उस दोपहर वाली दारू पार्टी में लॉन्ग ऑटियन के ठीक बगल में खड़ी थी। मुझे सपने में भी आइडिया नहीं था कि ये भी एक निंजा निकलेगी। पर सबसे बड़ा झोल मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये लड़की भी खिड़की से कूद कर क्यों आई? भाई क्या इन निंजास के लिए सीढ़ियों से आना बंद है क्या? मैं जिंजिंग का रूममेट हूँ भाई, मैंने ही इसे हॉस्पिटल लाकर एडमिट करवाया है। मैंने फटाफट अपना बचाव किया। वेट अ सेकेंड, तो जो लौंडा जिंजिंग के साथ रूम शेयर करता है वो आप है फेंग सर? हाँ, एकदम सही पकड़ा। मुझे ये अभी अभी हॉस्टल की बालकनी पर गिरी हुई मिली थी। उस वक्त इसे बहुत गंदी और डीप चोटें आई हुई थी। मैंने पूरा केस क्लियर किया। शू जिंजिंग ने शर्म से रजाई खींचकर अपना आधा चेहरा ढक लिया और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आई एम सो सॉरी फेंग सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शेन चिंक्यू ने अपनी तलवार वापस रखी और शर्मिंदा होकर मुझे सहारा देकर उठाया। भाई मेरी किस्मत मस्त थी कि ये शेन चिंक्यू मुझे लॉन्ग ऑटियन के री इनकारनेट होने से पहले से जानती है, वरना आज तो मेरा डर के मारे दी एंड हो जाता यहीं पर। मैंने दिल में सोचा। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और डरते डरते सीधा खड़ा हुआ। वैसे जिंजिंग की ऐसी हालत किस कमीने ने की है? एकदम सही पूछा। जिंजिंग, क्या तुझे पता है कि वो सामने वाली पार्टी कौन थी? शेन चिंक्यू ने सीरियस होकर पूछा। कौन थी? दीदी, वो आपकी आफत ठीक तुम्हारे बगल में ही खड़ी है। शू जिंजिंग ने रोते हुए मन में सोचा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब बेइज्जती आखिर एक्सप्लेन कैसे करे। वो सीधे सीधे ये थोड़ी बोल सकती थी कि मैं बस हॉस्टल में सोने जाना चाहती थी और अजीब तरीके से बार बार अपने ही रूम की खिड़कियों और साबुन से पिटकर मेरी ये टटी हालत हो गई। शू जिंजिंग ने ना में अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर मैंने सच बता दिया तो चिंचू दीदी मुझे एक नंबर की बेवकूफ और छपरी समझेगी। शन चिंचू ने शू जिंजिंग को सिर हिलाते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने सवाल का आंसर ना में दिया है। उसका चेहरा और भी डेंजर हो गया। क्या दुश्मन साइड में लोग ज्यादा थे? नहीं, बस एक ही बंदा था। अगर ऐसी बात है तो वो आदमी कम से कम कोई जोनिंग तो पका होगा। ऐसा नहीं है। शू जिंजिंग का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया।
क्लोनिंग नहीं है तो क्या एम्बू लेवल का मॉन्स्टर था? शन चिंगचू की तो हवा ही टाइट हो गई। मैटर बहुत सीरियस और डीप हो गया है। जियांगचंग सिटी में इतने खतरनाक एम्बू लेवल के मास्टर्स कब से आ गए? कहीं कोई नई डार्क फोर्स तो लॉन्ग फैमिली के पीछे नहीं पड़ गई? शन चिंगचू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और टेंशन में बोली, फेंग सर, ये मामला लॉन्ग फैमिली का टॉप सीक्रेट केस है, तो क्या आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? बिल्कुल भाई, मैं वापस कॉलेज जा रहा हूँ। मेरा तो कब से वहां से पतली गली पकड़ने का मन था। ये दोनों की दोनों लॉन्ग आउथियां की पक्की चमचिया है। अगर मैं यहाँ रुका और इन दोनों ने आपस में इन्फो शेयर कर ली तो क्या पता अगले ही पल इनका तेवर बदल जाए और ये मुझ पर अटैक कर दे। मेरे गेट से निकलते ही शन चिंगचू ने दरवाजा अंदर से फट से लॉक किया, सारे पर्दे खींच दिए और बेड के नीचे और टॉयलेट में स्कैनिंग मारने लगी। शू जिंगजिंग उसकी इन एक्स्ट्रा अलर्ट हरकतों को कंफ्यूज होकर घूर रही थी। चिंगचू दीदी, ये तुम क्या जासूसी कर रही हो? शन चिंगचू ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने 100% कंफर्म कर लिया कि रूम एकदम सेफ है, तब जाकर वो भयंकर टेंशन में शू जिंगजिंग के बेड के पास आई। जिंगजिंग, ये केस सच में किसी बड़ी मौत जैसा भयंकर है, शन चिंगचू ने एकदम फुसफुसाते हुए और डेंजर टोन में बोला। शू जिंगजिंग ने अपने होठ चबाए, थोड़ा डरते हुए आगे आई और बोली, चिंगचू दीदी, सच बोलूं तो मुझे किसी मास्टर या एम्बू निंजा ने ठीक नहीं किया है। शन चिंगचू की आंखें फटी की फटी रह गई। तो फिर आखिर किसने छीला है तुझे? शू जिंगजिंग ने शर्म से अपना सिर झुकाया और एकदम मच्छर जैसी पतली आवाज में बोली, वो मैं बस गलती से अपने ही हॉस्टल की खिड़की से पिट गई थी। क्या? शन चिंगचू का दिमाग ही हिल गया। बस इतनी सी ढीठ बात? शू जिंगजिंग का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा गर्म हो गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और आज सुबह का पूरा कॉमेडी वाला कांड सुनाना शुरू किया। शन चिंगचू आधी स्टोरी सुनते ही जोर जोर से मजे लेकर हंसने लगी। शू जिंगजिंग बेचारी को इतनी भयंकर शर्म आई कि लग रहा था बस जमीन फट जाए और वो वही दफन हो जाए। चिंगचू दीदी, तुम हंस रही हो, यहाँ चोट से मेरी जान निकल रही है। शन चिंगचू ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और हल्के से उसके सिर पर थपथपाया। ठीक है, तू पूरा किस्सा तो बता। शू जिंगजिंग लगातार अपनी पूरी ट्रेजेडी की स्क्रिप्ट सुनाती रही। शन चिंगचू सुनते सुनते वापस अपनी मुस्कान दबा नहीं पाई। अरे यार चिंगचू दीदी, अगर तुम फिर हंसी तो मैं मरते दम तक बात नहीं करूंगी। शू जिंगजिंग ने गुस्से में मुंह फुला लिया। अच्छा ठीक है मेरी माँ, नहीं हंसूंगी। तो तू अब आराम से अपना दवाई पानी करवा। इस हफ्ते कोई भी मिशन या ड्यूटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शन चिंगचू ने ऑर्डर दिया। नहीं दीदी, मैं ठीक हो चुकी हूँ लगभग। तुम प्लीज यंग मास्टर को मत बताना, वरना वो पक्का वापस गुस्सा हो जाएंगे। तू ना हमेशा जिद दिखाती है। चिल मार, मैं यंग मास्टर को कुछ नहीं बताऊंगी, पर सबसे पहले तुझे ठीक होना पड़ेगा। मैं ध्यान रखूंगी। शू जिंगजिंग ने एकदम सीरियस होकर प्रॉमिस किया। वैसे मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे हॉस्टल में जो लल्ला रहता है वो फेंग फैमिली का बड़ा साहिबजादा निकलेगा। देखे तो यही लगता है कि तू और फेंग सर आपस में काफी क्लोज और सेट हो। मैं और वो क्लोज? वो एक नंबर का ठरकी, बेशरम और कचरा इंसान है। खास करके उस दिन का चूसने वाला कांड याद करके शू जिंगजिंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। पर चिंगचू दीदी, तुम इस फेंग युआन को कैसे ठीक से जानती हो? ये सवाल सुनते ही शेन चिंगक्यू के चेहरे पर एकदम मोहल्ले वाली आंटी गॉसिप वाली स्माइल आ गई। छोटी जिंग, ये फैंग सर कोई आम लल्ला नहीं है। क्यों? बस अंधा पैसा ही तो है इसके बाप के पास। जिंगजिंग, तू सच में अभी बहुत बच्ची और एकदम मासूम है। ये फैंग युआन हमारे यंग मास्टर का देवता है। क्या फैला, हमारे यंग मास्टर इन पर लटू है? हाँ, एक तरफा प्यार, पर दोनों तो लड़के हैं ना बॉस। शू जिंगजिंग का दिमाग चकरा गया। टस्क टस्क टस्क। इसीलिए तो बोलती हूँ तुझे दुनियादारी का जीरो नॉलेज है। लड़के भी तो एक दूसरे के साथ सीन सेट कर सकते हैं। तू खुद अपना दिमाग चला। यंग मास्टर इतने अमीर होकर अचानक से इस जियांगचन यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेंगे? क्या पता वो दोनों अंदर ही अंदर ऑलरेडी एक कपल बन चुके हो। शेन चिंगचू बेड पर आगे आई और मजे से शू जिंगजिंग को देखने लगी। यंग मास्टर और फैंग युआन के बीच में ऐसी वाली सेटिंग है। अच्छा, तो ये झोल था पूरा। इसीलिए फैंग युआन हमेशा चौड़ में बोल रहा था कि वो दोनों सीक्रेट बिजनेस पार्टनर्स हैं। शू जिंगजिंग की फ्यूज हुई ट्यूबलाइट आखिर जल ही गई। तभी मैं सोचूं, यंग मास्टर ने अचानक मुझे उसी रूम में क्यों फिट किया? इसका मतलब यंग मास्टर को पहले से ठीक से पता था कि फैंग युआन वही सोया करेगा। अब मेरे दिमाग में सारे डॉट कनेक्ट हो गए। आछू। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैंने एक भयंकर जोर की छींक मारी। मेरी ऐसी की तैसी। मुझे अंदर से कोई डेंजर और पनौती वाली फीलिंग क्यों आ रही है? मैं चलते चलते पूरे केस को दिमाग में प्रोसेस करने लगा। भसड़ अब सच में बहुत ज्यादा डेंजर लेवल पर जा रही है। मुझे लगा था शू जिंगजिंग अकेली अपने आप में एक टॉप निंजा है, पर कॉलेज में कोई और भी बड़ा बाप बैठा है जिसने उसे इतनी गंदी तरह ठीक कर दिया। खैर, मुझे इस झोल से क्या? लॉन्ग फैमिली का कांड हो या इन निंजास की आपस की मौत की लड़ाई, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मुझे तो बस किसी भी हाल में इस पागल लॉन्ग आउतियन से 1000 किलोमीटर दूर रहना है। मैंने चलते हुए अपना फोन निकाला तो देखा कि कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में एक नई नोटिफिकेशन पॉपअप हुई थी। शू जिंगजिंग ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये आफत अचानक मुझे ऐड क्यों कर रही है? कहीं इन्हें मुझ पर डाउट तो नहीं हो रहा? मैंने थोड़ा दिमाग चलाया और सेफली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अगले ही सेकंड
शू जिंगजिंग का मैसेज टपका, आई एम सॉरी। है इसमें अचानक माफी क्यों मांग ली? उसका अगला मैसेज और लंबा था, पहले मुझे बहुत सी सच्चाई क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत बेशर्मी से बिहेव करती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। लगता है आज उसकी जान बचाने की वजह से इसे आखिरकार अकल आ गई और बेइज्जती फील हो रही है। शुक्र है इस औरत का फ्यूज थोड़ा ठीक तो हुआ। मैंने चौड़ में रिप्लाई मारा, चिल मार भाई, रूमीज हैं हम, एक दूसरे की लाइफ बचाना तो ड्यूटी है। शेन जिंक्यू वहाँ हॉस्पिटल बेड पर शू जिंगजिंग के ठीक बगल में मुंह घुसाकर बैठी थी। मेरा मैसेज पढ़ते ही वो पूरे टशन में बोली, मैंने बोला था ना हमारे यंग मास्टर की चॉइस एकदम टॉप टियर और सॉलिड है। देख फैंग सर कितने बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने तेरा पिछला सारा कान भुला दिया, पर यंग मास्टर ने मुझे ठीक से सीधा सीधा क्यों नहीं बता दिया कि फैंग युआन उनका बॉयफ्रेंड है। अगर उन्होंने क्लियर कर दिया होता तो मैं इतनी गंदी गलत फहमी में क्यों फंसती। अरे तू छोटी बच्ची है ना, ऐसे हॉट और प्राइवेट मैटर यंग मास्टर तुझे डायरेक्टली खुल के थोड़ी बोल सकते थे, इसलिए अब तेरा फर्ज बनता है कि तू फैंग सर का पूरा ख्याल रखे। डन। मैं अपने यंग मास्टर के इस सीक्रेट सच्चे प्यार को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगी। तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज पॉपअप हुआ। इस बार नोटिफिकेशन एक सफेद कार्टून बनी डीपी वाली लड़की का था, जिसका डिस्प्ले नाम स्ट्रॉबेरी डूरियन था। छोटे युआन, तू कहाँ मरा हुआ है अभी? मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने ठीक से सच बता दिया। तू हॉस्पिटल में क्या कान कर रहा है? तबीयत बिगड़ गई क्या तेरी? इसको शू जिंगजिंग का निंजा वाला मामला पता नहीं है, ना ही बताऊं तो ठीक है। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और रिप्लाई किया, मेरा एक दोस्त अचानक बीमार हो गया था तो उसे एडमिट करवाने आ गया था। तेरा वो दोस्त कोई लड़की है क्या? बाप रे, इसे ठीक से कैसे पता चला? कहीं मेरे फोन में कोई हैकर तो नहीं घुसा? मैंने घबरा कर फटाफट टाइप किया, नहीं तो क्या तेरा हॉस्पिटल का झोल निपट गया? हाँ लगभग। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर भेजा, तो चुपचाप फटाफट कॉलेज वापस आ जा, बहुत अर्जेंट सीन है, हद से ज्यादा अर्जेंट, पूरी आग लगी हुई है। ऐसी क्या मौत आ गई भाई? सीधा पॉइंट बताना। अरे नौटंकी बंद कर और फटाफट उड़ते हुए आ जा, मैं मेन गेट पर तेरा वेट कर रही हूँ। अगर ठीक 15 मिनट में तू यहाँ लैंड नहीं हुआ ना तो बेटा समझ लेना आज तेरी मौत पक्की है। टियान टियन, तो ये था तेरा अर्जेंट काम? मैंने अपने सामने खड़ी बाई टियान टियन को देखा। क्यों, क्या इस महान रानी का सामान उठाना कोई अर्जेंट काम नहीं है? भाई मैं चलता हूँ। मेरे सामने पहाड़ जैसे रखे उन डब्बों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये औरत एक बार घर क्या गई, लगता है पूरा घर ही उठा लाई है यहाँ। बाई टियान टियन ने फटाफट मेरी बाह पकड़ी और एकदम रोते हुए पिल्ले जैसी प्यारी शक्ल बनाकर मुझे देखने लगी। अरे यार तू जा क्यों रहा है? हॉस्टल इतना दूर है और इतने भारी बॉक्सेस है, मैं अकेली छोटी बच्ची कैसे उठा पाऊंगी? भाई ये अटैक तो बहुत हेवी था, इसे ना बोलना किसी आम इंसान के बस का नहीं था। बाई टियान टियन सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने आज एक वाइट ड्रेस पहनी थी, उसका गोरा और फ्लॉलेस चेहरा किसी गुड़िया की तरह चमक रहा था और उसकी पतली भौहें उसे एकदम परफेक्ट लुक दे रही थी। इसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, जिसे एक ड्रॉप मेकअप की भी जरूरत नहीं थी। प्लीज हेल्प कर देना, मैं तुझे बाद में पक्का मिल्टी पिलाऊंगी। बाई टियान टियन मेरी बाह पकड़कर हिलाते हुए नखरे करने लगी। नहीं, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये लड़की उस लॉन्ग ऑटियन का शिकार है, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। पर जैसे ही मैंने उसकी उन पानी से भरी बड़ी बड़ी आंखों को देखा, मेरा थूक खुद ब खुद गले के नीचे उतर गया। उसकी लंबी पलकों पर धूप चमक रही थी, उसकी प्यारी सी नाक हल्की सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई छोटी बिल्ली नखरे कर रही हो। यहाँ तक कि जिस गोरी उंगलियों से उसने मेरी शर्ट पकड़ी थी वो भी एकदम पिंकिश और क्यूट थी। खत्म, मैं पूरी तरह फंस गया था। अगर ऐसी बात है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। तू बेस्ट है शाओ युआनजी। ओए, इसका मतलब ये नहीं कि सारा लोड मैं अकेला उठाऊंगा। अरे बिल्कुल नहीं, मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ। चल पहले ये बॉक्स उठाते हैं, तू इधर से पकड़, मैं उधर से। बाई टियान टियन ने अपनी स्लीव फोल्ड करने की एक्टिंग की और मेरे साथ बॉक्स उठाने लग गई। हालांकि डब्बे उतने भी भारी नहीं थे, पर बाई टियान टियन की हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो चुका था और वो मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। अरे यार मेरी तो जान निकल गई। उसने हाफते हुए कंप्लेन की। मैंने थककर उसे देखा। भाई ये सामान तेरा ही है? हाँ, अगर तू नहीं होता ना तो मैं इतनी भारी चीज को हाथ भी नहीं लगाती। उसने पाउट बनाकर कहा, ठीक है एक काम कर, तू छोटे बॉक्सेस उठा ले, मैं इस बड़े वाले को ऊपर ले जाता हूँ। ऐसे रुक रुक कर चलेंगे तो कल सुबह तक हॉस्टल पहुंचेंगे। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। बाई टियान टियन एकदम प्यारी बच्ची बनके सिर हिलाने लगी। मैंने एक लंबी सांस ली और दोनों हाथों से बॉक्स को ठीक नीचे से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया ताकि बैलेंस बना रहे। बॉक्स उतना भारी नहीं था पर बड़ा बहुत था, तो आगे का रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था। मैं बस ध्यान से अपने कदम बढ़ा रहा था और बाई टियान टियन एक छोटा सा बॉक्स पकड़कर मेरे पीछे कूदती हुई गाने गाती हुई आ रही थी। वैसे कल रात तेरा और याओ याओ दीदी का सीन कैसा रहा? बाई टियान टियन ने अपना सिर उठाकर पूछा।
ठीक ही था। मैंने झटके से अपनी कॉलर ठीक की। मेरी कॉलर बोन पर अभी भी सू याओ याओ के काटने का निशान हल्के से फील हो रहा था। अचानक क्यों पूछ रही है? कल रात रूम में बस तू और याओ याओ दीदी अकेले थे ना? तुम दोनों एक साथ एक ही बेड पर सोए क्या? हाँ सोए थे। हाँ मुझे पता था पक्का यही होगा। बाई टियानटियन की आंखों में अचानक एक अजीब सी चिड़चिड़ी जेलसी आ गई। ये तो पर्ची के हिसाब से हुआ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कल रात तेरे बेड पे थोड़ी ना सो सकता था। मैंने कब बोला कि तू नहीं सो सकता था? बाई तियानतियन की आवाज इतनी धीमी और दबी हुई आई कि ठीक से सुनाई भी नहीं दी। तू क्या बोली? मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। मैं बोल रही हूँ जल्दी चल बेवकूफ। बाई तियानतियन ने एक हाथ से हल्के से मेरा चेहरा आगे की तरफ वापस घुमा दिया। कैसा अजीब इंसान है ये, हमेशा दिमाग गर्म करता है, वो अंदर ही अंदर सोच रही थी। खैर मुझे पता है इस डरपोक और फटू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये याओ याओ दीदी के साथ कुछ कांड करे, पर आज रातों इसकी बारी लिंगलिंग दीदी के साथ सोने की है और लिंगलिंग दीदी का फिगर तो आग है, ये पक्का उन्हें बिना पल के झपकाए घूरेगा। अरे यार ये जो भी करे मुझे उससे क्या, मैं इसके बारे में क्यों दिमाग खराब कर रही हूँ? मैंने अचानक अपने कदम रोक लिए। बाई तियानतियन ध्यान नहीं दे रही थी और सीधा मेरे पीछे आकर धराम से टकराई। आउच! कमीने फांग युआ, अचानक ब्रेक क्यों मारी तूने? बाई तियानतियन अपना सिर पकड़कर शिकायत करने लगी। तियानतियन एक काम